Good evening, students. Welcome to Study from Home. And in the previous video, we have discussed the scientific principle of management given by F.W. Taylor. ठीक है, तो हमने दो प्रिंसिपल जो स्टडी किए थे प्रीवियस वीडियो में वो थे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एंड सेकंड वन वाज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब ये कहता था कि बिजनेस में जो वॉट एवर द डिसीजन should be taken place, they must be only on the basis of practical implementation, experiment and their outcomes। यानी कि ट्रेडिशनल मेथड नहीं हो, नया मेथड एक्सपेरिमेंटेशन के साथ हर डिसीजन का इम्प्लीमेंट होना चाहिए बिजनेस में। एंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड ये कहता था दोज हु वर्क टुगेदर दे मस्ट वर्क इन हार्मनी, यानी जो लोग एक साथ काम करते हैं उनको एक साथ सद्भाव के साथ प्यार से मोहब्बत से काम करना चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड प्रिंसिपल पे। थर्ड प्रिंसिपल गिवन बाय F.W. टेलर, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज व्हाट? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एक्चुअली ये जो प्रिंसिपल है ये लिंक है आपका सीधा सीधा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द एक्सटेंशन, यानी उसी को बढ़ा के यहाँ पे बताया गया है, उसी को थोड़ा सा खींच दिया जाए तो ये हमारा क्या है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म बन जाएगा। तो क्या कहता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म? अब सबसे पहले प्रिंसिपल में आगे बढ़ने से पहले या स्लाइड में क्या लिख रहा है या बुक में क्या लिख रहा है, सबसे पहली चीज़ आपके मन में क्वेरी क्या आनी चाहिए? मैं हमेशा इस चीज़ को जोड़ देता हूँ कि अगर आप चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं या फिर टॉपिक का नाम पढ़ रहे हैं तो पहले तो एक चीज़ क्लियर हो, भैया ये जो कॉपरेशन है इसका मतलब क्या है एंड ये जो इंडिविजुअलिज्म है इसका मतलब क्या है। तो पहले तो आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इस प्रिंसिपल की बात तो बहुत बाद में आती है। कॉपरेशन मतलब सहयोग, आपको ध्यान है कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है अपने बारे में सोचना, मीन्स द वन हु इज सेल्फिश। ठीक है, एंड द वन कॉपरेशन मीन्स जो लोग साथ में काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हुए काम करना, टीम वर्क, टीम स्पिरिट के साथ काम करना, दैट इज द कॉपरेशन। एंड जो आदमी केवल अपनी खुशी के लिए काम करता है दैट इज द इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, अब यही बात क्या बोली गई है इसमें कि वर्क मस्ट बी कैरिड आउट विथ कॉपरेशन, यानी कोई भी वर्क है उसे कॉपरेशन के साथ करना चाहिए। एंड जो कंपटीशन है, कंपटीशन का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे के सिर पर पैर रख के आगे बढ़ जाएं। यहाँ पे जो कंपटीशन है, एक कंपटीशन होता है कि एक हेल्दी कंपटीशन होता है कि एक दूसरे की हेल्प करके सब काम करें, तो उस तरह का कंपटीशन मेंटेन रहना चाहिए। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस बाय कॉपरेशन, यानी एक फॉर्म में जब आप लोग काम कर रहे हैं देन यू आर लाइक पार्ट ऑफ अ फैमिली एंड यू शुड कॉपरेट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर फैमिली। ठीक है, आपको इस चीज़ को लेकर के बहुत क्लियर होना चाहिए दैट आप कॉपरेशन के साथ काम करें, सहयोग के साथ काम करें। मैनेजमेंट शुड अवॉर्ड वर्कर्स फॉर गिविंग वैल्यूएबल सजेशंस ऑन एंड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनके वैल्यूएबल सजेशन के लिए उनको अवार्ड दिया जाए। ठीक है, उस चीज़ के लिए ध्यान रखें। एंड वर्कर्स को क्या करना चाहिए? वर्कर्स शुड अवॉइड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड एंड स्ट्राइक्स। वर्कर्स को भी क्या है, अनरीजनेबल डिमांड, बात बात पे स्ट्राइक पे जाने की धमकी नहीं देनी चाहिए। तो अल्टीमेटली कॉपरेशन का मतलब क्या है? देखिए, हम दो सिरों को पकड़ के चल रहे हैं। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम दो सिरे पकड़ के चल रहे हैं, एक सिरा है आपका मैनेजमेंट, एक सिरा है आपका वर्कफोर्स। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा लीजिए, जो प्रॉब्लम बिजनेस के बीच आती है ना वो कहीं ना कहीं इस मैनेजमेंट एंड वर्कफोर्स के बीच में आती हैं। और ये तब आती हैं जब या तो मैनेजमेंट ऑनेस्ट नहीं होता या वर्कफोर्स ऑनेस्ट नहीं होता, कहीं कहीं पर दोनों ही ऑनेस्ट नहीं होते। तो अल्टीमेटली टेलर क्या कहते हैं? टेलर ये कहते हैं कि अगर ऐसा रहता है तो आउटकम विल नॉट बी गुड। ठीक है, आपके बिजनेस की एफिशिएंसी के लिए, आपके बिजनेस के स्टैंडिंग के लिए, आपके बिजनेस के प्रॉफिट के लिए क्या होना चाहिए? आपके बीच ये हार्मनी मेंटेन रहनी चाहिए। एंड सिर्फ हार्मनी मेंटेन करने से काम नहीं चलेगा, देयर मस्ट बी अ कॉपरेशन इन द वर्क। मैनेजमेंट शुड कॉपरेट टू द वर्कर्स एंड वर्कर्स शुड कॉपरेट विद द मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट शुड इनवाइट द सजेशंस एंड वर्कर्स शुड अवॉइड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड्स एंड स्ट्राइक्स। ठीक है, सेम पॉइंट्स यहाँ पे आगे जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे। ठीक है, अब इसको हम फ्यूल के प्रिंसिपल से देख लें तो यहाँ पे हमारा इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्क को सही से डिवीज़न करना भी इस प्रिंसिपल का
पार्ट है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉपरेशन एंड इंडिविजुअलिज्म। यानी कि किसी भी कोई भी, चाहे मैनेजमेंट हो या वर्कफोर्स हो, वो क्या है, वो कॉपरेशन से काम करे, टीम वर्क में काम करे, अपने अपने में अपने टीम के लिए या अपने पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बेनिफिट के लिए काम नहीं करे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जब वर्कर्स को जॉब असाइन की जाए तो उसको उसके पर्टिकुलर इंटरेस्ट एंड उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे जॉब देनी चाहिए। जैसे कि कोई स्कूल है, सपोज कीजिए, अब स्कूल में कोई बंदा पढ़ाने के लिए इंग्लिश आया है, उससे आप साइंस पढ़वाओगे तो उससे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, है कि नहीं। ऐसे ही कोई बंदा इंजीनियर है, आप इंजीनियर से बोल दो भैया तू जा करके ऐसा कर, तू शेयर मार्केट है ना, तो उसका काम देख ले, तो इन्वेस्टमेंट बैंक का बैंकर बन जा। आप इन्वेस्टमेंट बैंकर जो बंदा एमबीए फाइनेंस करके आया है, आप उससे बोल दो तेरा काम रिसर्च टीम में है, तेरा काम तुझको ये पर्टिकुलर व्हीकल डिज़ाइन करना है, पॉसिबल है क्या, नहीं। ठीक है, दैट इज़ द पार्ट वेयर वी नीड कॉपरेशन। ठीक है, एक बार पॉइंट देख लेते हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉपरेशन, मैनेजमेंट शुड अवॉइड वर्कर्स फॉर गिविंग वैल्यूएबल सजेशन एंड इन्वॉल्व्स इन डिसीजन मेकिंग, and workers should avoid making unreasonable demand in strikes, and the fourth and the last one is employer take care of the needs of employees, what prevail as in the case of जापानीज कंपनीज। अब जापानीज कंपनीज का एग्जांपल क्यों दिया, जापानीज कंपनी का एग्जांपल इस वजह से दिया है बिकॉज जापानीज कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अटेंटिव रहती है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि जापान में अगर एम्प्लॉय काम करते हुए सोता है तो वहाँ पे उसको दे अंडरस्टैंड इट एज अ हेल्दी साइन फॉर देयर फर्म, बिकॉज एम्प्लॉय थक रहा है तभी तो साइन कर रहा है, थक रहा है मतलब वो काम अच्छे से कर रहा है। ठीक है, इंडिया में सोचा है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है क्या होगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस कैसे बनेगी, जब कॉपरेशन रहेगा, सब एक साथ मिलके काम करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को एनकरेज करके काम करेंगे, सबसे बड़ी बात होती है एनकरेजमेंट देना। ठीक है, एनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और कम्युनिकेशन मेंटेन रखना। देख लेते हैं केस स्टडी में क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फेयोल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। यानी जो फेयोल एंड टेलर के प्रिंसिपल हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वन बिलीव्ड दैट मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय द एम्प्लॉयज़। एक ये मानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव सजेशंस को बिल्कुल भी सुनना चाहिए। ठीक है, अब while the other suggested that a good company should have an employee suggestion system whereby suggestion which result in substantial time or cost reduction should be avoided। एक बार और देखते हैं, the principle of Taylor and Fayol are mutually complementary। One believed that management should not close its ears to constructive suggestions। ठीक है, यानी मैनेजमेंट को अपने कान बंद नहीं करने चाहिए कंस्ट्रक्टिव सजेशंस के लिए। और अदर ने क्या सजेस्ट किया कि गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम हो जिससे कि एम्प्लॉय सजेशन को कलेक्ट किया जा सके, वेयर बाई सजेशन विच रिजल्ट इन सब्सटेंशियल टाइम और कॉस्ट रिडक्शन शुड बी रिवॉर्डेड। और जिस डिसीजन से कंपनी को फ़ायदा हुआ वो डिसीजन आपका रिवॉर्डेड होना चाहिए, यानी उसको क्या है, उसको इनाम दिया जाना चाहिए। अब जो ऊपर वाला प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है फेयोल का। ठीक है, कैसे, यानी कि सजेशन लो तो सही, लेकिन एंड में जो उसके इम्प्लीमेंटेशन का राइट है वो केवल और केवल किसके पास है, मैनेजमेंट के पास, वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे टेलर क्या है, साइंटिफिकली इस चीज़ को एनफोर्स करते हैं कि एक सिस्टम हो ऐसा, और अगर उससे किसी फर्म को फ़ायदा होता है तो डेफिनेटली क्या करना चाहिए, डेफिनेटली उसको फॉलो करना चाहिए एंड उस एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ व्हाट, दिस इज़ द पार्ट ऑफ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे। ठीक है, तो ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब एक बात समझिए, ये सबको भूल के सुनिएगा ध्यान से, कि आपने कहीं पे काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, एंड आप
उस फर्म के लिए इफ़ेक्टिव भी हैं, एफिशिएंट भी हैं, तभी आप वहाँ पे लंबे समय से काम कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, एक कंपनी का क्या फ़ायदा? कंपनी का आप एक वर्क के लिए कंसिस्टेंट बने रहें, ठीक है? तो इससे कंपनी का क्या फ़ायदा या किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या फ़ायदा? तो अपने फ़ायदे के लिए और अपने एम्प्लॉयज़ के फ़ायदे के लिए कंपनी को क्या चाहिए कि आप मोर एफिशिएंट बने, आप वर्क को मोर इफ़ेक्टिवली करें। एंड आप मोर एफिशिएंट कैसे बनेंगे? आप मोर एफिशिएंट बनेंगे जब कंपनीज़ आपको ट्रेंड करेंगी। कभी कहीं पर सुना है क्या कि सीधा इंटरव्यू हुआ और आपको काम दे दिया गया? सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बीटेक पास करने के बाद सीधा दे दिया, लो भैया सॉफ्टवेयर बना लो, ठीक है? कि आप सिविल इंजीनियर को सीधा पास करती, लो भैया ये सड़क को पुल आप डिज़ाइन करो। ऐसा कभी होता है? नहीं होता। ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है हर चीज़ के लिए। मैनेजमेंट की बात करें ना, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, एचआर हो, सबकी ट्रेनिंग होती है। अब इस ट्रेनिंग से क्या फ़ायदा है? ट्रेनिंग से क्या होता है, किसी भी वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी यानी उसके काम करने का तरीका अच्छा होता है। यही है ये प्रिंसिपल जो कहता है क्या कि एज पर द टेलर द कंपनी शुड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी कि हर कंपनी को अपने पर्सन की एफिशिएंसी के लिए काम करना चाहिए, ठीक है? अब वही वाली बात, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, ठीक है? तो एम्प्लॉयज़ के पास क्या होनी चाहिए? रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, और एम्प्लॉय को उसी के लिए सेलेक्ट किया जाना चाहिए जो काम उनसे करवाना है, ठीक है, जिसके लिए वो क्वालिफाइड हैं। ऐसा कभी मत करना जो मजदूर गड्ढा खोदने के लिए आता है वो गड्ढा ही खोदेगा, वो उससे मशीन नहीं चलेगी। जो मजदूर जेसीबी चलाने के लिए आए, दो मजदूर आए, एक मजदूर आया जेसीबी चलाने के लिए, एक मजदूर आया गड्ढा खोदने के लिए। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप गड्ढा खोदने वाले से जेसीबी चलवा लो, जेसीबी वाले से गड्ढा खुदवा लो। तो उसी के लिए सिलेक्शन बहुत ज़्यादा नीड है, एंड उसके लिए आपको देनी पड़ेगी उन्हें ट्रेनिंग। एंड ट्रेनिंग के बाद आप क्या करेंगे? उनको वर्क असाइन एज पर देयर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ठीक है? क्या कहता है प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल आपका कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी वर्कर्स को उनकी एफिशिएंसी के बेस पर ट्रेंड करना, एंड उनको वर्क असाइन करना एज पर देयर क्वालिटी, एज पर देयर एबिलिटी, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल, ठीक है? अब मैंने मेंटल बोला, मैंने फिजिकल बोला, मैंने इमोशनल बोला, इंटेलेक्चुअल बोला, क्यों? देखिए मेंटल फिजिकल तो क्लियर है, ठीक है? इमोशनल कैसे? एक बात बताओ, डॉक्टर के सामने रोज़ डेथ होती है, अगर डॉक्टर खून देख के इमोशनल हो गया तो डॉक्टर की कुछ ज़रूरी नहीं कि हर डॉक्टर की पढ़ाई करने वाला बंदा डॉक्टर बन जाए, उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है? तभी जाके, और ये चीज़ कब पता पड़ती है? ये चीज़ प्रैक्टिस में पता पड़ जाती है। इसी वजह से तो आपको ट्रेनिंग पे रखा जाता है। ट्रेनिंग पे सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, इसी वजह से ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, और ट्रेनिंग से ही किसी वर्कर की एफिशिएंसी जो है वो पता पड़ती है। और एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ का क्या फ़ायदा? एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर। एक जो एम्प्लॉय जो ट्रेंड है, जो ट्रेनिंग के थ्रू आया है, वो डेफिनेटली आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा इन कंपैरिजन टू उस एम्प्लॉय से जो कि आपके यहाँ बिना ट्रेनिंग से आया है, ठीक है? इन पॉइंट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या है? 5 पॉइंट्स हैं। हम चलते हैं डायरेक्ट केस स्टडी एंड सम ऑफ द एमसीक्यूज ऑफ दिस these principles. Which of the following principle is extension of harmony not discord? ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, हमको सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है या कौन सा जो ऑप्शन है वो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर आता है, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, cooperation not individualism, development of workers to their greatest efficiency, and D, none of the above. Which is the following principle is extension of harmony not discord? Sorry, harmony not discord principle का extension कौन सा है? cooperation not individualism, ठीक है? उसके बाद सेकंड, शेयरिंग ऑफ गेन इज रिलेटेड टू विच साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? तो शेयरिंग ऑफ गेन किसका है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है? अब एक बार देख लेते हैं क्या हम थर्ड,
The top level management of ABC Limited organize regular regular training session. It's not working. Regular training session for their employees. ठीक है. And even during selection process they make sure only capable and competent only cap only they make sure only capable and competent person join their organization. तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं वो ट्रेनिंग के टाइम पे, केवल और केवल वही लोग उनके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर पाएँ जो कि कैपेबल हैं और कंपेटेंट हैं. ठीक है. अब सबसे बड़ी बात, तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ अंडरलाइन की थी वो थी आपकी क्या, ट्रेनिंग, रेगुलर ट्रेनिंग, और उसके बाद कैपेबिलिटी एंड कंपेटेंसी. ठीक है. अब ट्रेनिंग की बात आ गई तो यहाँ पे डेफिनेटली जो प्रिंसिपल अप्लाई होगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि किस तरह से एक वर्कर की एफिशिएंसी उसकी ट्रेनिंग पर डिपेंड रहती है. ठीक है. और इसके लिए कंपनीज को रेगुलरली ट्रेनिंग सेशंस प्लान करने चाहिए, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक्टिविटीज़ करनी चाहिए. ठीक है. तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. एंड अगेन हमने जो पार्ट कवर अप किया है पिछले 2 वीडियोस में वो हैं आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. पहला था आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड था आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. एंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ये एक्सटेंशन था आपका क्या, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन था कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. एंड द फोर्थ वन वाज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड prosperity. Thank you students and stay tuned to my videos. Stay home, be safe, follow this lockdown, and thank you.